17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश के एक ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी है। We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. क्योंकि शेख हसीना ने 2024 में बांग्लादेश में होने वाले स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बहुत ही ब्रूटली कुचलने की कोशिश की थी, जिसमें यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 1400 से ज़ायद लोग मारे गए थे, जबकि लोकल इन्वेस्टिगेशनल फोरम्स के मुताबिक तो इन प्रोटेस्ट में मरने वालों की तादाद हज़ारों में है। और इन्हीं प्रोटेस्ट की वजह से 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दिया और एक हेलीकॉप्टर लेकर बांग्लादेश से इंडिया भाग गई। और तब से लेकर आज तक शेख हसीना इंडिया में मौजूद है और वो तमाम गलत फैसले जो इसने इक़्तिदार में रहते हुए अपने मुखालफिन के लिए किए थे, आज वो तमाम इसके लिए मुसीबत बन चुके हैं। और सबसे हैरानगी की बात तो ये है कि आज के दिन जिस ICT यानी कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई है, इसे 2013 में इसने खुद ही बनाया था। इसीलिए कहते हैं कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो खुद ही उसमें गिर जाता है। अभी बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना के खिलाफ फैसला तो दे दिया है, लेकिन इस वक्त वो इंडिया के अंदर मौजूद है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या इंडिया की हुकूमत शेख हसीना वाजिद को गिरफ्तार करके बांग्लादेश की हुकूमत के हवाले करेगी या नहीं, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी 2013 से मौजूद है, जिसके मुताबिक अगर बांग्लादेश का कोई भी मुजरिम इंडिया आता है तो इंडिया की हुकूमत उसको गिरफ्तार करके बांग्लादेश की हुकूमत के हवाले करेगी। और इसी तरह से अगर इंडिया का कोई मुजरिम बांग्लादेश जाता है तो बांग्लादेश की हुकूमत भी उसको गिरफ्तार करके इंडिया की हुकूमत के हवाले करेगी। तो आज के दिन भारत और बांग्लादेश का यही पहलू सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है कि क्या मोदी सरकार शेख हसीना को गिरफ्तार करके बांग्लादेश की हुकूमत के हवाले करेगी या नहीं। और अगर ये ऐसा करते हैं तो उसके बाद भारत का बांग्लादेश की सियासत में मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों से भारत ने शेख हसीना के ज़रिए से बांग्लादेश की सियासत के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल किया हुआ था और बांग्लादेश के बड़े बड़े फैसले बांग्लादेश में नहीं बल्कि इंडिया के अंदर हो रहे थे। और इसी वजह से बांग्लादेश पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा दूर हो गया था। और शेख हसीना की हुकूमत जाने के बाद इनके दरमियान नज़दीकियाँ थोड़ी बड़ी हैं। तो आइए फिर आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे शेख हसीना एक अवामी लीडर से एक डिक्टेटर के अंदर तब्दील हो गई और आने वाले दिनों में शेख हसीना का मुस्तकबिल क्या होगा। Well, Bangladesh's ousted prime minister faces the death penalty after an international crimes court found her guilty of crimes against humanity. 1971 की जंग के बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। मशरकी पाकिस्तान एक अलहदा मुल्क बांग्लादेश बन गया और वहाँ की क़यादत शेख मुजीबुर रहमान के हाथ में आ गई। शुरू में तो मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आवाम के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी पॉलिसीज़ नाकाम होने लगी, जिसकी वजह से बांग्लादेश में इन पर तनकीद शुरू हो गई। लेकिन मुजीबुर रहमान ने इस तनकीद को बर्दाश्त करने की बजाय एक अवामी लीडर से एक डिक्टेटर बन गया और 1975 में इसने ऐलान किया कि बांग्लादेश में एक जमाती निज़ाम चलेगा, यानी इनके कोई सियासी मुखालिफ नहीं होंगे। जिसका नतीजा ये निकला कि 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश की फ़ौज के अंदर बगावत हुई और फ़ौज के एक ग्रुप ने शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला कर दिया। और इस हमले में शेख मुजीबुर रहमान, इसकी बीवी और 3 बेटों समेत इनके ख़ानदान के तकरीबन 18 लोग मारे गए। लेकिन इस वक्त शेख हसीना और उसकी बहन जर्मनी में पढ़ने के लिए गई हुई थी, इसीलिए पूरे ख़ानदान में से ये 2 बहनें ही बची। लेकिन मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद बांग्लादेश की फ़ौज ने सारा कंट्रोल संभाल लिया। तो ऐसे वक्त में शेख हसीना बांग्लादेश तो जा नहीं सकती थी, इसीलिए इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इन दोनों बहनों को इंडिया के अंदर ही पनाह दी। तो इस तरह से इंडिया ने बड़ी चालाकी से हसीना वाजिद को अपने असासे के तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया। और फिर 1981 में 6 सालों के बाद शेख हसीना बांग्लादेश गई और अपने बाप की पार्टी अवामी लीग की क़यादत संभाली। भी बांग्लादेश की अवाम भी शेख मुजीबुर रहमान की इस तरह से मौत की वजह से दुखी थे, जिसकी वजह से शेख हसीना को एक विक्टिम कार्ड मिल गया, जिसे इसने पूरी तरह से इस्तेमाल किया। तो अभी बांग्लादेश की सियासत में 2 ही नाम थे, एक थी खालिदा ज़िया और दूसरी थी शेख हसीना वाजिद। और जब दोनों ने मिलकर मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो आखिरकार 1990 के आखिर में बांग्लादेश के अंदर से मार्शल लॉ ख़त्म हो गया और 1991 के शुरू में बांग्लादेश के अंदर आम इंतखाबात हुए। लेकिन इस इलेक्शन में शेख हसीना को हार का सामना करना पड़ा और खालिदा ज़िया की पार्टी BNP
यानी कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म बनती है। लेकिन शेख हसीना ने आराम से बैठने की बजाय खालिदा ज़िया की हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए कि वो धांधली करके वज़ीर आज़म बनी है, और इसने हुकूमत की पॉलिसीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनको आवाम में मकबूलियत मिलना शुरू हो गई। और फिर 1996 में जब दोबारा बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होते हैं तो अब की बार शेख हसीना इलेक्शन जीत जाती है और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म बनती है, और इसने 1996 से लेकर 2001 तक अपना टेन्योर पूरा किया। लेकिन जब 2001 में बांग्लादेश में दोबारा इलेक्शन होती हैं तो अब की बार खालिदा ज़िया इलेक्शन जीत जाती है और वज़ीर आज़म बनती है, और शेख हसीना को एक बार फिर से अपोजिशन के बेंचों पर बैठना पड़ा। लेकिन जब 2006 में खालिदा ज़िया की हुकूमत के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर नई इलेक्शन करवाने के लिए निगरान हुकूमत बनती है, जिसे बांग्लादेश की फ़ौज की पूरी सपोर्ट होती है, जिसका नतीजा ये निकला कि निगरान हुकूमत ही फ़ौज की मदद से इक़्तिदार पर कब्जा कर लेती है और शेख हसीना और खालिदा ज़िया दोनों को उठाकर जेल में डाल देती है और इलेक्शन को भी मुअख्खर कर देते हैं। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश की अवाम इस निगरान हुकूमत पर प्रेशर बनाती है तो आखिरकार 2008 में बांग्लादेश में इलेक्शन होते हैं, जिसे शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग जीत जाती है और 2009 के शुरू में एक बार फिर से शेख हसीना बांग्लादेश की वज़ीर आज़म बन जाती है। लेकिन अब की बार शेख हसीना ने सोच लिया था कि वो इक़्तिदार को अपने हाथ से जाने नहीं देगी और इसकी तमाम पॉलिसीज़ प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान होती थी, और भारत भी शेख हसीना की हुकूमत को फुल सपोर्ट करता था। और 2013 में जब इलेक्शन करीब आए तो शेख हसीना ने बांग्लादेश के आइन के अंदर तरमीम करके निगरान हुकूमत वाले सेटअप को ख़त्म कर दिया कि अब इसके वज़ीर आज़म होते हुए ही बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होंगे, जिसका नतीजा ये निकला कि 2013 में शेख हसीना बड़े ही आराम से इलेक्शन जीत जाती है और इसकी ओपोजिशन इस पर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगाती है। लेकिन अब शेख हसीना ने एक अवामी लीडर से एक डिक्टेटर बनने का सफ़र शुरू कर दिया था और शेख हसीना ने अपने मुखालफिन को उठाकर जेल में डालना शुरू कर दिया और मीडिया पर भी मुकम्मल कंट्रोल कर लिया, और जो भी सहाफ़ी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता तो इसकी हुकूमत इसे भी उठाकर जेल में डाल देती। शेख हसीना ने बांग्लादेश के तमाम सरकारी महकमों में अपने वफादार लोग इजेक्ट करना शुरू कर दिए, फिर चाहे वो अदालतें हों या फ़ौज, हर जगह इसका मजबूत कंट्रोल था। और 2013 में शेख हसीना ने ICT यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बनाया था ताकि उजलत में ही अपने सियासी मुखालफिन को दबाया जा सके, और आज इसी ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई है। तो इसी को तो मकाफ़ाते अमल कहते हैं, क्योंकि शेख हसीना ने भी जमात इस्लामी और BNP के दर्जनों लोगों को इसी ट्रिब्यूनल के ज़रिए से सज़ाए मौत और उम्र कैद की सज़ा भी दिलवाई थी। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश की इकोनॉमी सही ग्रोथ कर रही थी। मसला सिर्फ यही था कि वो बार बार अपने ही लोगों को नवाज रही थी। और 2024 में जब शेख हसीना ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से सरकारी मुलाजमतों के अंदर कोटे सिस्टम को मज़ीद बढ़ा दिया तो बांग्लादेश के नौजवानों को भी ये साफ हो गया था कि शेख हसीना अब अपने वफादारों को मज़ीद नवाजेगी। बेसिकली शेख हसीना ने एक कोटा सिस्टम बनाया हुआ था। वो तमाम लोग जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की जंग लड़ी थी, उन लोगों को, उनके बच्चों को और उनके पोतों को तमाम सरकारी मुलाजमतों के अंदर एक अलहदा कोटा मिलता था। पहले इसकी परसेंटेज बहुत ही कम थी, लेकिन 2024 में शेख हसीना ने इसको बढ़ाकर तकरीबन 30% पर कर दिया। और ये सब देखते हुए स्टूडेंट्स ने बांग्लादेश की हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए कि ये तमाम कोटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और ये लोग कोटा सिस्टम की बुनियाद पर हमारी नौकरियां छीन कर ले जाते हैं, हालांकि ये लोग कैपेबल भी नहीं है इन नौकरियों के लिए। लेकिन शेख हसीना ने इन स्टूडेंट्स के मुतालबात को मानने की बजाय इन पर सख्त क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स जान से मारे गए। और जब मामलात मज़ीद ख़राब होने लगे, पूरा मुल्क की सड़कों पर निकल आया। तो ये देखते हुए शेख हसीना वाजद ने इस्तीफ़ा दिया, हेलीकॉप्टर पकड़ा और बांग्लादेश से इंडिया भाग गई। और जब से बांग्लादेश में एक आर्जी हुकूमत बनी है तो तभी से इन तमाम केसेस की वहाँ पर तहकीकात हो रही थी। और शेख हसीना के 2013 में बनाए गए ट्रिब्यूनल ने ही पिछले दिनों इसे सजाए मौत सुनाई है। तो अभी शेख हसीना की इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर इक़्तिदार आपके हाथ में आ जाए तो इंसानियत के दायरे में रहना चाहिए, खुद को खुदा समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। अल्लाह हाफिज़।